सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो गाइस। तो मालूम है बहुत दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं की है क्योंकि यूट्यूब की कृपा की वजह से हमें और एक स्ट्राइक लग गई है और इसका हम कुछ नहीं कर सकते। बट हम लोग ने ये जो है टाइम वेस्ट नहीं किया और आपके लिए एक ऑसम सा वीडियो बना के लेके आए टर्मेक्स के ऊपर। आप बोल सकते हो टर्मेक्स का फुल कोर्स। यहाँ पे मैंने इस वीडियो में गाइस पूरे बेसिक्स से लेके एडवांस तक सारे के सारे कमांड एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। वैसे एक बात बता दूँ, यहाँ पे कोई ऐसा एडवांस कमांड नहीं होता कि आपने अपने टर्मेक्स में डाला और ऐसा कुछ अनलॉक हो गया और आप नासा हैक कर बैठो। ऐसा कुछ नहीं होता। खाली वे ऑफ एग्जीक्यूटिंग सम कमांड्स मेक यू एन एडवांस यूजर। जिस तरीके से आप कोई जो कमांड यूज कर रहे हो उसके ऊपर से आप एक एडवांस यूजर बन पाते। तो ऐसा मत सोचना कि आप ऐसा कोई मैं कमांड कोई ब्लैक मैजिक बताने वाला हूँ जो आप अपने टर्मेक्स में करोगे और नासा हैक कर बैठोगे। तो अभी आते हैं कोर्स के कंटेंट के, कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ देखने मिलेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बेसिक्स टू एडवांस चीज़ें सारी एक्सप्लेन की है, कैसे कोई फाइल कैसे क्रिएट करते हैं MKDR से, क्या यहाँ पे CD LS वो सारे कमांड्स का क्या काम रहता है, उससे डायरेक्टरीज कैसे क्रिएट करते हैं, डायरेक्टरी को शिफ्ट कैसे करते हैं, कॉपी पेस्ट कट मूव सब यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया। उसके साथ मैंने यहाँ पे कोई हिडन फाइल्स कैसे देख सकते हो वो भी एक्सप्लेन किया। उसके बाद यहाँ पे पैकेजेस के बारे में भी एक्सप्लेन किया, पैकेजेस कैसे इंस्टॉल करते हो अपडेट करते हो या पैकेजेस क्या क्या चीज़ रहती है। उसके बाद यहाँ पे मैंने SL पैकेज यहाँ पे एक्सप्लेन किया, वेरियस टाइप्स के टीमॉक्स पंच पैकेज। उसके बाद यहाँ पे मैंने एनिमेशंस भी कैसे कर सकते हो आप टर्मेक्स के अंदर, जैसे काका फायर एनिमेशन, सी मैट्रिक्स, जैसे बहुत सारे अलग अलग एनिमेशन रहते हैं वो एक्सप्लेन किए। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको होम फोल्डर में कैसे जाना है ऐसे मैंने 4-5 तरीके बताए होम फोल्डर में जाने के लिए। उसके बाद कोई फाइल को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं वो बताया, जैसे कोई बैश स्क्रिप्ट हो उसको अलग वे रहता है एग्जीक्यूट करने का, पाइथन स्क्रिप्ट को अलग वे से एग्जीक्यूट करते हैं। तो 2-3 चीज़ें वो आपको ध्यान में रखनी है, वो मैंने बताई है टिप्स एंड ट्रिक्स अंदर। उसके बाद जो है मैंने CD के एडवांस कमांड बताइए, जैसे CD के आप बैक कैसे जा सकते हो, एक फोल्डर पीछे कैसे जा सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो बहुत छोटी मोटी चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में बता दी है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी नेटवर्क्स के बारे में बताया मैंने कि कैसे कोई आप अपनी पब्लिक IP प्लस प्राइवेट IP, 2 टाइप्स की IP रहती है, पब्लिक और प्राइवेट, वो दोनों कैसे आप टर्मेक्स के अंदर देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप यूज़र्स कौन से यूज़ कर रहे हो, आप कौन सा यूज़र हो वो देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैंने बताया थोड़ी बहुत बिन फोल्डर के बारे में बताया। बिन फोल्डर जो एक टर्म में कोई भी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन का एक मेन पार्ट रहता है बिन फोल्डर, उसी की वजह से सारी की सारी चीज़ जो चलती है वो नहीं रहेगा तो कोई भी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन चलेगा ही नहीं। उसके बाद यहाँ पे मैंने सिस्टम इन्फो कैसे निकालते हो वो बताया। उसके बाद यहाँ पे मैंने गिट हब से कैसे कोई पैकेजेस या कैसे कोई टूल डाउनलोड कर सकते हो, कोई फाइल डाउनलोड कर सकते हो वो बताया। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो पैकेजेस के बारे में बताया, फॉन्ट कस्टमाइजेशन वाले पैकेजेस जैसे फिकलेट हो गया, टॉयलेट हो गया या लॉल कैट हो गया, ये 3 बहुत मेन मतलब बहुत ही एक उम्दा जैसे के पैकेजेस है जो फॉन्ट कस्टमाइजेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने वेरियस टाइप्स के सिस्टम कमांड्स आपको बताया, जैसे कोई आप सिस्टम के इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, नेटवर्क इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। यहाँ पे मैंने कोई ओपन सॉकेट्स है अगर आपके नेटवर्क्स पे या ओपन पोर्ट से वो कैसे देख सकते हो वो भी बताया। उसके बाद यहाँ पे अगर आप अपने टर्मिनल के अंदर ही कोई वेबसाइट खोलना चाहते हो, टर्मिनल के अंदर टर्मेक्स के अंदर कैसे कोई वेबसाइट खोल सकते हो वो भी बताया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक रामबाण हथियार के बारे में बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मैंने किल कमांड बताया कि कोई प्रोसेस ID लेके आप कैसे कोई कमांड को किल कर सकते हो। बेसिकली आप सब कुछ बंद हो जाएगा, आपका टर्मेक्स बंद हो जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा। आप अपने स्क्रिप्ट में ये यूज़ कर सकते हो किसी का भी सिस्टम डाउन करने के लिए, बंद करने के लिए बेसिकली। उसके बाद यहाँ पे मैंने मेन चीज़ एक्सप्लेन की है वो है प्राइमरी प्रॉम्प्ट स्क्रीन, वो है PS1 प्राइमरी प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग। ये आपको बहुत सारे कोडर डेवलपर्स को मालूम रहता है ये क्या रहता है PS1। और इसमें आप मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है, जैसे आप अपने $साइन को कैसे चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने पेरेंट प्रोसेस, चाइल्ड प्रोसेस, ये सब बात की है कि कैसे कोई लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर चाइल्ड प्रोसेस और पेरेंट प्रोसेस क्या रहता है वो एक्सप्लेन किया। उसके बाद यहाँ पे मैंने लास्ट चीज़ जो एक्सप्लेन की है टर्मेक्स API। जैसे कोई आप अपने फ़ोन का इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हो तो टर्मेक्स API के थ्रू कैसे निकाल सकते हो इन्फॉर्मेशन वो भी मैं यहाँ पे बताया। और यहाँ पे बेसिकली इतना ही कोर्स में, अगर आप देखना चाहते हो तो ज़रूर 2 घंटे के प्लस का कोर्स है, आप जाके देख सकते हो और बहुत ही मज़ेदार कोर्स है, आपको बहुत मज़ा आएगा। और मैं गारंटी है कि ये कोर्स दिखने के बाद आपको ऑलमोस्ट जो है आपको टर्मेक्स के बारे में सारी चीज़ आ जाएगी कि टर्मेक्स को कैसे खोल छाल के रख दोगे आप। तो मतलब इतना मैंने इन्फॉर्मेशन बताया कि टर्मेक्स प्रॉपरली यूज़ कर सकते हो, कोई गधे की तरह यूज़ नहीं करोगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अगर मेरे को मालूम है आज को अच्छा लगे तो आराम से लाइक कर देना। और ये बताना कि ये जो नया डिवाइस मैंने लिया है, माइक लिया है, तो आपको कैसा लगा, ऑडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं, वो सब कुछ मेरे को बताना। बस आज का वीडियो हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं भाविक ओझा, आप देख रहे हैं भाविक वीडियोस, लेट्स गेट स्टार्टेड।
सो गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन में। तो आज की वीडियो में मैं पूरा टर्मेक्स के बारे में बताने वाला हूँ, पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक, और आपको एक सवाल का भी आंसर दूंगा कि टर्मेक्स के अंदर हैकिंग पॉसिबल है कि नहीं। तो सबसे पहले तो हम लोग टर्मेक्स के बारे में जानेंगे क्या है और टर्मेक्स कहाँ से इंस्टॉल करते हैं। तो टर्मेक्स दो वैसी जगह से आप इंस्टॉल कर सकते हो, तो गूगल क्रोम में उसका APK डाउनलोड कर सकते हो और दूसरा प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है। तो हम लोग पहले प्ले स्टोर से हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग प्ले स्टोर पर टर्मेक्स लिखेंगे और एंटर करेंगे, बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा और इसे इंस्टॉल कर लेते सबसे पहले तो, और उसके बारे में जान लेते ये चीज़ है क्या। तो यहाँ पे मैं अबाउट सेक्शन में आपको कुछ लिखा हुआ है वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो हम लोग थोड़ा टर्मेक्स के बारे में जान लेते हैं। जिनको मालूम नहीं टर्मेक्स क्या है तो उनके लिए बता दूँ, टर्मेक्स एक टर्मिनल एमुलेटर है। बेसिकली आपने खाली लिनक्स यूज़ किया रहेगा या कोई भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया रहेगा तो उसमें टर्मिनल देखा रहेगा। तो बेसिकली ये वैसे ही काम करता है। ये आपके मोबाइल में लिनक्स एनवायरनमेंट जैसे क्रिएट कर देता है। मीन्स आप लिनक्स के मज़े उठा सकते हो आपके एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर। तो बेसिकली इसमें सारा का सारा काम कर सकते हो जो कि खाली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कर सकते हो आप आसानी से। और ये ऑफिशियली बेस्ट लैंग्वेज सपोर्ट करता है, और जितने भी मतलब पाइथन, रूबी, जितने भी लैंग्वेज आप डाउनलोड कर सकते हो, बट ये बेस्ट लैंग्वेज डिफ़ॉल्ट आती है। उसके बाद ये जो है वो ऑलमोस्ट 17 MB का, यहाँ पे देख सकते हैं 17 MB का है, और ये रिलीज़ हुआ था 2015 में, और इसका लेटेस्ट अपडेट है सितंबर 29-20 में। तो ये जो है नॉर्मल चीज़ है, आप खुद भी देख सकते हो। उसके बाद ये तो आप समझ गए कि टर्मेक्स क्या है। अभी हम लोग इससे टर्मेक्स को ओपन कर लेते हैं और टर्मेक्स के बारे में थोड़ी जानकारी जान लेते हैं। टर्मेक्स का आपको ऐसा कुछ इंटरफेस मिलेगा, और सबसे पहले एक बात करते हैं, ये स्टार्टिंग में जो आता है ये आपका डैशबोर्ड बोल सकते हो। डैशबोर्ड यानी आप जो काम करने वाला हो वो सब इधर ही होगा। इसको आप होम डायरेक्टरी बोल सकते हो। अभी डायरेक्टरी बोलो तो क्यों बोलना डायरेक्टरी, वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो टर्मेक्स है आपका वो CLI मोड है। अभी CLI और GUI मोड का डिफरेंस पहले जान लेते ना तो आपको कुछ नहीं समझेगा। GUI मीन्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। आप जैसे विंडोज़ आप यूज़ करते रहोगे तो आपको विंडोज़ में आपको आइकॉन दिखते हैं, माई कंप्यूटर का आइकॉन दिखता है, या कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो तो उसका आइकॉन दिखता है, गूगल क्रोम का आइकॉन दिखता है। तो वो क्या रहता है, ग्राफिकली डिज़ाइन किया रहता है, राइट। बट अगर आप टर्मेक्स के अंदर या कोई भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डाउनलोड करोगे कुछ टर्मिनल के अंदर, तो उसमें आपको आइकॉन नहीं देखा गया, वो उसका सिर्फ आपको नाम दिखेगा। जैसे अगर सपोज यहाँ पे अगर मैं कुछ फोल्डर डालता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ वो फोल्डर का नाम दिखेगा, मेरे को ग्राफिकली उसका कुछ नहीं दिखेगा। तो इसको बोलते हैं CLI मोड, यानी कमांड लाइन इंटरफेस। तो बेसिक डिफरेंस समझ गए रहेंगे। तो ये टर्मेक्स जो है वो CLI मोड वर्क करता है। यहाँ पे आपको कुछ ग्राफिकली दिखने नहीं वाला, कुछ ऐसा नॉर्मली चीज़ दिखने वाला है। अभी हम आते हैं कुछ सीधे साधे बेसिक्स कमांड से। हम लोग बेसिक 0 से स्टार्ट करेंगे, इसलिए आपको प्रॉपरली कमांड यूज़ करने आ जाए। और ये जो मैं कमांड बताने वाला हूँ बेसिक्स कमांड, वो आप खाली लिनक्स के में भी यूज़ कर सकते हो, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा बाद में। अगर आपको डिफरेंस कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं खाली लिनक्स के लिए, ये ऑलमोस्ट सारे कमांड आप यूज़ कर सकते हो कंप्यूटर लिनक्स ऑपरेटिंग या कोई भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो सबसे पहले आते हैं क्लियर कमांड पे। अब नाम से आप समझ रहेंगे कि क्या करता है, ये क्लियर करता है। तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे कुछ भी लिखा है यहाँ पे देख सकते हो, ये बहुत कुछ यहाँ पे लिख के आया है यहाँ पे। तो इसको हम लोग को सबको इरेज करना हो या रब करना हो तो कैसे करें, सिंपली आपको क्लियर लिखना है और एंटर करना है। आपने कुछ भी लिखा और एंटर किया, कुछ भी कमांड दिया और कुछ भी उसका आउटपुट है, अगर आपको उसको क्लियर करना है, आपका ये होम डायरेक्टरी जो उसको क्लियर करना है, तो सिंपली CLER लिखना है, क्लियर हो जाएगा। अब दूसरी मेन चीज़ पे आते हैं जो है बेसिक से। यहाँ पे CLI मोड में आप फोल्डर को फोल्डर नहीं बोलते। जैसे आप विंडोज़ में देखा रहेगा, आप फोल्डर बनाते हो तो उसमें आप फोल्डर को फोल्डर बोलते हो ऑफकोर्स, बट CLI मोड में फोल्डर को नहीं फोल्डर बोलते। हम लोग यहाँ पे फोल्डर को डायरेक्टरी बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग स्पेल करके देखता हूँ, स्पेल करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये स्पेलिंग है डायरेक्टरी का, तो इसको हम फोल्डर को फोल्डर नहीं बोलेंगे, हम फोल्डर को डायरेक्टरी बोलेंगे। ओके। तो मैं आगे वीडियो में जब भी डायरेक्टरी बोलूँगा, डायरेक्टरी बनाना है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ फोल्डर बनाना है। ओके गाइस, तो यहाँ पे डायरेक्टरी समझ गए कि डायरेक्टरी का मतलब फोल्डर रहता है यहाँ टर्मेक्स के अंदर। तो अभी इतना ये बेसिक जान लीजिए। अभी हम लोग मैं सबसे पहले बता दूँ, ये जो आपका होम फोल्डर रहता है, आप जब भी स्टार्टिंग में खोलते हो वो आपका होम फोल्डर में आपको लेके जाता है। ये होम ही है आपका होम। तो अभी हम लोग को यहाँ पे जो है वो एक डायरेक्टरी बनानी है। तो सिंपली हम लोग डायरेक्टरी बनाने का यहाँ पे पहले तो मैं आपको बता दूँ, अगर
आपको देखना है आपके होम फोल्डर के अंदर क्या क्या चीज़ है, तो आपको कैसे देखना है, तो आपको टाइप करना है ls। तो यहाँ पे ls टाइप करोगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले तो हम टर्मेक्स को है ना वो हम लोग स्टोरेज कमांड का एक्सेस देंगे, स्टोरेज एक्सेस देंगे। जैसे ही आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो आपको कैसे स्टोरेज का परमिशन पूछता है, तो वैसे ही टर्मेक्स के अंदर भी आपको टर्मेक्स पूछता नहीं है, आपको मैनुअली करना पड़ता है। तो सेटिंग्स में जाके आप मैनुअली कर सकते हो, नहीं तो आपको आप यहाँ पे भी कमांड डाल सकते हो। तो सबसे पहला कमांड रहेगा तो स्टोरेज के लिए वो है टर्मेक्स सेटअप स्टोरेज, टर्मेक्स हाइफन सेटअप हाइफन स्टोरेज, और आपको एंटर करना है। जैसे ही एंटर करोगे तो आपको यहाँ पे कमांड दिखेगा, एक कमांड प्रॉम्प्ट आएगा, ऐसा प्रॉम्प्ट आएगा, उसमें अलाउ और डिनाई का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पे आपको अलाउ करना है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग दूसरी बात पे आता है कि हम लोग कैसे डायरेक्टरी या फोल्डर कैसे बना सकते हैं। पहले तो सबसे पहले तो आपको mkdir कमांड देना पड़ेगा, यानी पहले हम लोग क्लियर कर लेते तो प्रॉपरली समझेगा। अभी आपको कमांड देना पड़ेगा mkdir और स्पेस देके आपको फोल्डर जो बना रहे हो या डायरेक्टरी बना रहे हो उसका नाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग test1 दे देते। और सबसे पहले मैं अगर कमांड एक्सप्लेन करने की बात आती है तो आपको कमांड एक्सप्लेन करूँ। mkdir का मतलब पहले तो mk का समझते हैं। mk का मीन्स मेक, ये शॉर्ट फॉर्म है, मेक का शॉर्ट फॉर्म mk, और क्या बनाना है आपको डायरेक्टरी यानी फोल्डर, तो dir। तो मेक mk मीन्स मेक और dir मीन्स डायरेक्टरी, और स्पेस देके आपको उसका नाम डालना है। तो ये हो गया कमांड। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या रहता है, कमांड्स एंड आर्ग्यूमेंट्स रहता है। जो पहला जो स्टार्टिंग रहता है वो आपका कमांड रहता है, उसके बाद जो रहता है स्पेस देके आप जो भी चीज़ लिखोगे ना वो उसका आर्ग्यूमेंट रहता है। ये थोड़ी एडवांस चीज़ है, पर मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये प्रोफेशनल वे में वर्क करता है। प्रोफेशनली जो बोलने में अच्छा लगता है, मीन्स कमांड और उसके बाद जो स्पेस देके जो भी चीज़ है वो आर्ग्यूमेंट रहती है। ओके, तो हम लोग इसको एंटर करेंगे और ls करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 डायरेक्टरी बन गई है। अभी मैं आपको बता दूँ 2 क्यों बनी। पहला तो हम लोग ने mkdir जो टेस्ट क्रिएट किया वो तो बन गई ऑफकोर्स, और ये जो हम लोग ने टर्मेक्स सेटअप स्टोरेज कमांड दिया था उसके बाद ये चीज़ बनी है वो स्टोरेज में, पहले बताना भूल गया। बट टर्मेक्स सेटअप स्टोरेज कमांड दोगे उसके बाद ये जो स्टोरेज का एक बन जाएगी डायरेक्टरी, यानी फोल्डर बन जाएगा। तो इससे आप आपके फोल्डर में भी आप अपने इंटरनल स्टोरेज में या शेयर्ड स्टोरेज में जा सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हम लोग समझ चुके हैं कि कैसे हम लोग फोल्डर या डायरेक्टरी बनानी है। अभी मैं आपको कुछ और कमांड बता दूं कि यहाँ पे अगर आपको इस डायरेक्टरी के अंदर या इस फोल्डर test.1 फोल्डर के अंदर जाना हो तो कैसे जाना पड़ेगा। तो उसके लिए कमांड यूज़ करते हैं cd कमांड। तो यहाँ पे cd स्पेस देके test1 लिखेंगे। तो हम लोग ने cd कमांड दिया और उसके बाद जो स्पेस देके आर्ग्यूमेंट और एंटर, और यहाँ पे हम लोग ls करेंगे तो यहाँ पे अंदर आ गए हम लोग। अंदर कुछ नहीं है, यहाँ पे देख सकते हो। अभी मैं आपको बता दूँ, आपको देखना हो कि आप कौन सी डायरेक्टरी के अंदर हो या कौन से फोल्डर के अंदर हो तो कैसे देखें। सिंपली आपको एक कमांड देना पड़ेगा, वो 3 वर्ड का, वो pwd। तो pwd का मतलब ये करता है कि पाथ बताता है आपको कि कौन सी डायरेक्टरी के अंदर हो। pw लिख के आप एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि जैसे आप टर्मेक्स के अंदर फाइल होम फोल्डर के अंदर test1 फोल्डर के अंदर हो। तो इतना आपको ये चीज़ मालूम पड़ गई रहेगी कैसे ये पाथ जो है रीड करना। अभी यहाँ पे जो मैं डाटा लिखा है वो आपका बेसिकली इंटरनल स्टोरेज में जहाँ पे आपका टर्मेक्स की फाइल सेव हो रही है वो चीज़ है, तो वो मतलब नहीं है। और com.termex मीन्स आपका टर्मेक्स का मेन चीज़ है, मेन फोल्डर है। उसके बाद फाइल्स जो है वो आपका जहाँ पे आपका ये यूज़र डेटा सेव होने वाला है, और यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे वो होम, और उसके बाद जो हम लोग ने होम में क्रिएट किया था test1 फोल्डर वो ये चीज़ है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर से ये test1 फोल्डर के अंदर और एक फोल्डर क्रिएट करेंगे और test2 फोल्डर। तो mkdir कमांड देंगे और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे test2 और एंटर, और ls करेंगे तो हम लोग test2 फोल्डर में आ गए। अब test2 फोल्डर के अंदर हम लोग को जाना है तो हम लोग cd test2 करेंगे और सॉरी एस साइड 2 बार आ गया और एंटर करेंगे और ls करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं test2 के अंदर कुछ नहीं है, इसलिए कुछ दिखाएंगा नहीं। और हम लोग फिर से pwd करके देखते हैं और एंटर करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग का एक फोल्डर बन गया है वो test2 के फोल्डर।
तो आप समझ रहेंगे कि cd कमांड का यूज़ क्या रहता है और ls से हम लोग कैसे कोई लिस्ट कर सकते हैं कोई डायरेक्टरी, और हम लोग कैसे किसी डायरेक्टरी के अंदर जा सकते हैं और कैसे डायरेक्टरी बना सकते हैं। तो ये थे कुछ बेसिक्स कमांड। अभी अगर आपको डिलीट करना हो, या सॉरी डिलीट तो हम लोग बाद में आते हैं, अगर आपको पीछे जाना हो फिर से तो कैसे जाए। तो सिंपली अगर आपको होम फोल्डर में जाना हो डायरेक्ट, तो उसके लिए सिंपल कमांड है। सिंपल मीन्स 2 कमांड है, यानी cd लिखोगे तो आप डायरेक्ट होम फोल्डर में आ जाओगे। ls करोगे, यहाँ pwd करते हैं हम लोग, दिखा देते हैं, हम डायरेक्ट होम फोल्डर में आ गए। बट अगर आपको test2 फोल्डर से डायरेक्ट सिर्फ test1 फोल्डर में जाना हो, सिर्फ एक फोल्डर पीछे आना हो, तो कैसे जाए। तो उसके लिए पहले हम लोग test2 फोल्डर के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पे हम लोग आ गए, pwd करके test2 फोल्डर में आ गए। अभी मेरे को सिर्फ एक फोल्डर पीछे जाना है, तो कैसे जाए। तो उसके लिए हम लोग को cd स्पेस देके आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा डबल डॉट वाला। तो cd स्पेस डबल डॉट करोगे तो सिर्फ आप एक फाइल पीछे जाओगे, एक फोल्डर पीछे जाओगे। तो यहाँ पे test2 फोल्डर में आ गए। अब पहले क्लियर कर लेते हम लोग और ls करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग एक फोल्डर पीछे है, सिर्फ एक फोल्डर पीछे test2 से हम लोग test1 फोल्डर में आ गए। अभी ये तो चीज़ थी, कुछ कॉमन चीज़ है। अभी अगर हम लोग को कोई फोल्डर डिलीट करना हो तो कैसे डिलीट करें। तो उसके लिए बहुत सिंपल कमांड है। फोल्डर डिलीट करने के लिए में अलग कमांड है और फाइल डिलीट करने के लिए आपको अलग आर्ग्यूमेंट लगेगा। कमांड नहीं, आर्ग्यूमेंट एक्स्ट्रा लगेगा। तो मैं बता देता हूँ। फोल्डर डिलीट करने के लिए आपको लिखना है rm स्पेस -rf और स्पेस देके आपको कौन सा फोल्डर डिलीट करना है। मेरे केस में test2 फोल्डर डिलीट करना है, तो test2 और यहाँ पे अब बस आपको एंटर करना है और ls करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं फोल्डर जो डिलीट हो गया रहेगा, राइट। pwd करके भी दिखा देता हूँ, test1 फोल्डर के अंदर ये और test1 फोल्डर के अंदर test2 फोल्डर है वो डिलीट हो चुका। अगर आपको कोई फाइल डिलीट करना हो तो बेसिकली आपको rm स्पेस देके आपको फाइल का नाम लिखना है, जो भी आपका फाइल का नाम रहेगा। अभी तो हम लोग ने फाइल क्रिएट नहीं की है, तो हम लोग फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो अभी आप समझ रहे कि फोल्डर कैसे डिलीट करते। rm लिखेंगे, rm जो आपका कमांड है, और स्पेस देके जो rf है वो आपका आर्ग्यूमेंट है। ओके गाइस, ये आप चीज़ समझ गए रहेंगे। अभी आपको पहले तो हम लोग एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो फाइल कैसे क्रिएट करना है, तो फाइल बेसिकली आप टच कमांड से क्रिएट कर सकते हो, touch। टच का तो स्पेलिंग आता रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे जो है वो हम लोग .txt वाली एक्सटेंशन यानी टेक्स्ट फाइल क्रिएट करेंगे। तो हम लोग टेक्स्ट फाइल का हम लोग नाम देंगे new.txt और एंटर करेंगे और ls करेंगे तो यहाँ पे जो है txt फाइल बन गई, राइट। अब जो है हम लोग pwd करके दिखा दे तो हम लोग test1 फोल्डर के अंदर ही है और test1 फोल्डर के अंदर हम लोग ने new.txt फाइल क्रिएट की है। अभी इस फाइल को हम लोग को एडिट करना हो तो कैसे करें, यानी इसके अंदर कुछ लिखना हो या कोई स्क्रिप्ट रन करनी हो या कुछ भी हम लोग को सेव करना हो, कोई नाम भी कुछ, तो कैसे करनी है। बेसिकली हम लोग नैनो का यूज़ करेंगे। यहाँ पे नैनो एक टेक्स्ट एडिटर है, या बोल सकते हो फाइल एडिटर है। आप इसके अंदर कोई भी टाइप की फाइल खोल सकते हो और इसे देख सकते हो उसके अंदर क्या लिखा है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नैनो और स्पेस देके नैनो कमांड देके हम लोग टेक्स्ट का यानी जो भी फाइल है उसका नाम लिखेंगे। मेरे केस में new.txt फाइल का नाम है और एंटर करेंगे और यहाँ पे खुल गया। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ के अंदर कुछ भी नहीं है फाइल में, इसलिए कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ और ये चीज़ मैं आपको सेव कर देता हूँ। अभी सेव करने के लिए यहाँ पे कुछ अलग एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। यहाँ पे सेव करने के लिए, सेव एंड एग्जिट करने के लिए आपको Ctrl+X दबाना रहेगा। यहाँ पे नीचे सब कमांड्स दिए आप देख सकते हो। एरो का मतलब जो है उसका मतलब है Ctrl रहता है गाइस। तो यहाँ पे Ctrl+X दबाएंगे तो यहाँ पे एग्जिट हो जाएगी, तो सेव एंड एग्जिट होएगा हम लोग का। और Ctrl मैंने दबा के दिया और X दबाते तो यहाँ पे ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा कि आपको सेव करना है कि नहीं। तो हम लोग ऑफकोर्स सेव करना है, तो हम लोग वाई क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे और ये हम लोग सेव एंड एग्जिट हो गए। अगर आपको फिर से देखना है तो आपको सिंपली वही कमांड डालना है और यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने भाविक नाम लिखा था मेरा, और सिंपली ऐसा ही। और फिर से हम लोग Ctrl+X करेंगे, Ctrl+X, तो हम लोग एग्जिट हो जाएंगे।
तो यहाँ पे आप फाइल कैसे क्रिएट करनी है वो आपको मालूम पड़ गया रहेगा, फोल्डर कैसे क्रिएट करना है वो मालूम पड़ गया, डिलीट कैसे करना है वो डिलीट में करके दिखा। ये फाइल जो हम लोग डिलीट करके दिखाते हैं, RM स्पेस देख के हम लोग जो भी फाइल का नाम है वो डालेंगे और एंटर करेंगे और LS करेंगे तो यहाँ पे डिलीट हो गई। सिंपली हम PDW करके दिखा देता हूँ, तो हम लोग test1 फोल्डर के अंदर ही है अभी भी। तो यहाँ से आप समझ गए रहे कि कैसे डिलीट करते हैं कोई चीज़ को और कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं कोई फाइल या फोल्डर। सिंपल है, हम लोग ने यहाँ पे बेसिक्स जो है वो ऑलमोस्ट क्लियर कर लिए कि कैसे हम लोग स्टोरेज परमिशन अलाउ करते, CD से हम लोग कैसे किसी डायरेक्टरी के अंदर जाते और डायरेक्टरी को फोल्डर बोलते, ये चीज़ भी हम लोग समझ गए। तो बहुत लोग है ना कन्फ्यूज हो जाते कि भाई डायरेक्टरी बोल रहा है तो डायरेक्टरी का मतलब क्या रहता है। तो इतना तो आप समझ गए रहेंगे। तो अभी हम लोग जो है थोड़ी बड़ी चीज़ पे आते हैं, वो हम लोग पैकेजेस पे आते हैं। तो बहुत लोगों को पहले तो हम लोग क्लियर कर लेते ये चीज़। तो बहुत लोगों को अपडेट और अपग्रेड क्यों करते हैं ये चीज़ नहीं मालूम। तो मैं बता दूं कि टर्मेक्स जो है वो लिनक्स जो है लिनक्स पे काम करता है। तो लिनक्स के अंदर क्या होता है कि लिनक्स एक छोटी छोटी जो है चीज़ है वो मिक्स करके बनाई, यानी छोटे छोटे स्क्रिप्ट्स बना मिक्स करके ये लिनक्स बना है। तो यहाँ पे हम लोग स्क्रिप्ट्स को स्क्रिप्ट नहीं बोलते, यहाँ पे स्क्रिप्ट्स को हम लोग पैकेजेस बोलते हैं। तो टर्मेक्स के अंदर जो हम लोग डिफ़ॉल्ट जो पैकेजेस आते हैं न, तो आपने जो पैकेजेस डाले हैं उसको अपडेट करना रहता है। अपडेट ऑफ कोर्स आपको कुछ नया वर्जन आता है कोई भी सॉफ्टवेयर का, तो उसको आप अपडेट करते हो, अपग्रेड करते हो, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पे भी होती है। अगर किसी ने अगर स्क्रिप्ट को अपडेट किया, अगर कुछ एरर फिक्स किया रहेगा या कुछ नया फीचर डाला रहेगा तो उसको अपग्रेड और अपडेट में वो मिल जाता है। तो यहाँ पे आप बेसिकली कोई भी पैकेज को अपडेट कैसे कर सकते हो, तो सिंपली कमांड देना है PKG और अपडेट। तो ये कमांड में एक्सप्लेन करूँ तो PKG का मतलब पैकेज रहता है, शॉर्ट फॉर्म है PKG, और अपडेट है। तो आप एंटर करोगे तो यहाँ पे जो आपको अपडेट होते जाएगा आपके टर्मेक के अंदर जितने भी स्क्रिप्ट रहेंगे, डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट या आपने कुछ अलग पैकेज डाले रहेंगे तो वो आपको अपडेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे पैकेजेस की बात कर रहा हूँ गाइस। तो पैकेजेस जो आपकी यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन आ गए हैं। अगर आपको यहाँ पे इतना KB का मेरे को अपडेट आया तो ऑफकोर्स मेरे को करना है कि नहीं करना आपके ऊपर है, आपको करना है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता हूँ, तो यहाँ पे जो वाई और नो का ऑप्शन है, येस एंड नो का ऑप्शन है। तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे क्या करें। तो मैं बोलना चाहूँगा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई भी लिनक्स टर्मिनल है ना, वो बहुत ईजी है समझने को। ये ऐसे बनाया गया है ना कि अगर आपको कोई एरर आता है तो उसके नीचे ही आपको सोल्यूशन मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा बहुत लोग आके कंफ्यूज होते हैं कि भाई यहाँ पे क्या करें। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पे पढ़ लो खाली एक बार यहाँ पे क्या लिखा है। तो यहाँ पे डू यू वांट टू कंटिन्यू लिखा है तो ऑफकोर्स येस या नो करना है। तो बहुत लोग क्या करते हैं YES लिखते हैं, ये गलत है गाइस। यहाँ पे लिखा है शॉर्ट फॉर्म में Y या स्लैश के N लिखा है, तो बस उतना ही लिखना है, Y या N लिखना है। अगर नहीं करना तो नो, करना है तो येस। तो मेरे को करना है ऑफकोर्स, तो मैं एंटर करूँगा Y लिख के। पूरा येस लिखने की ज़रूरत नहीं है गाइस, बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं बट ये चीज़ गलत है। तो पहले तो हम लोग यहाँ पे अपडेट कर लेते हैं, थोड़ा वेट कर लीजिए आप जब तक ये अपडेट होता है। तो यहाँ पे एक और जो है ऑप्शन आ गए। तो बहुत लोग इधर भी कंफ्यूज होते कि इधर क्या करें। तो मैं सिंपली बोलूँगा कि खाली पढ़ लो क्या लिखा है यहाँ पे। मैं सपोज प्रिटेंड करता हूँ कि मेरे को कुछ भी नहीं आता और मैं चीज़ को खाली पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा है द डिफ़ॉल्ट एक्शन इज़ टू कीप योर करंट वर्जन। तो यहाँ पे क्या लिखा है डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो है वो नो है। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पे एंटर करूँगा बस। और यहाँ पे भी सेम चीज़ पूछ रहे हैं तो यहाँ पे एंटर करूँगा। तो खाली आपको पढ़ने की ज़रूरत है गाइस, समझने की ज़रूरत है कि उधर क्या लिखा है। बस पढ़ के समझ लो, आप क्लियर हो जाओगे आपकी वो चीज़। तो यहाँ पे अभी हम लोग ने अपडेट कर लिया है। अभी अपग्रेड क्यों करते हैं मैं आपको बताता हूँ। अगर कुछ नया अपडेट आया भी रहेगा, अपडेट कर लिया, तो उसके बाद आपको पैकेजेस को अपग्रेड करने की भी ज़रूरत रहती है। ये खाली आपने अपडेट का मतलब खाली ये पैकेज को डाउनलोड कर लिया और अनपैक कर लिया है। अभी अनपैक करने के बाद जो है आपके सिस्टम में इंस्टॉल करना है। मीन्स अगर खाली आप कोई चीज़ आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है आपके कंप्यूटर में, तो क्या खाली आप डाउनलोड करके उसको छोड़ दोगे? नहीं ना, उसको आप रन भी करोगे, आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करोगे गाइस। तो वही चीज़ रहती है, आप अपडेट कर लिया, आपने वो नई फाइल डाउनलोड कर ली, अभी उस फाइल को आपको इंस्टॉल करना है यानी अपग्रेड करना है। तो सिंपली PKG अपग्रेड लिखेंगे, सॉरी PKG
और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो पैकेज जो डाउनलोड हो गए थे वो अभी इंस्टॉल हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी तो कोई है नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी तो कोई फिलहाल हम लोग पैकेजेस जो है अपग्रेड, इतना बड़ा कोई अपग्रेड आया नहीं है, इसलिए अपग्रेड नहीं हुए। अभी मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये जो पीकेजी अपडेट और अपग्रेड वाला कमांड है वो आपके काली लिनक्स में वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें अलग सिस्टम लगता है, उसमें अलग कमांड लगता है। उसका कमांड, काली लिनक्स का कमांड जो आपके टर्मिक्स में वर्क करेगा। अभी वो ऐसा क्यों है मेरे को भी नहीं मालूम। सिंपली उसका कमांड बता देता हूँ। उसका कमांड है, आप पीकेजी अपडेट लिखते हो, उसके जगह पे आपको एपीटी अपडेट लिखना है और एंटर करना है। तो यहाँ पे बस खाली पीकेजी और एपीटी का आपको खाली डिफरेंस दिखेगा, खाली उतना आपको अलग करना है। आप एपीटी लिखो या पीकेजी लिखो, टर्मिक्स में कोई नहीं मैटर करता। बट अगर काली लिनक्स यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आपको एपीटी लिखना पड़ेगा। यहाँ पे एपीटी अपग्रेड भी कर लेते हैं हम लोग और एंटर करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा अपग्रेड भी हो गया। तो फिलहाल ये थी पैकेजेस के बारे में। अभी कैसे कोई पैकेज आपके सिस्टम में यानी टर्मिक्स के अंदर कैसे आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना, अगर आपको बाहर से दूसरा कोई पैकेज इंस्टॉल करना, तो सिंपली हम लोग यहाँ पे जो हम लोग एक पैकेज इंस्टॉल करते हैं एसएल पैकेज, और उसके बारे में मैं बताऊँगा एसएल पैकेज क्या रहता है। सबसे पहले मैं आपको क्या करना है, एसएल पैकेज इंस्टॉल करना है आपके इसमें टर्मिक्स के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग पैकेजी लिखेंगे, पीकेजी इंस्टॉल लिखेंगे क्योंकि हम लोग पैकेज इंस्टॉल कर रहे, और स्पेस देके हम लोग एसएल लिखेंगे और एंटर करेंगे। तो एसएल पैकेज जो वो ढूंढेगा और यहाँ पे इंस्टॉल कर देगा, राइट। तो ये चीज़ आपको खाली नाम लिखना है। कोई भी पैकेज इंस्टॉल करना है तो आपको पैकेज इंस्टॉल और पैकेज का नाम लिखना है, बस इतना चीज़ करना है और इंस्टॉल हो जाएगा। अगर वो पैकेज एग्जिस्ट करता रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा पैकेज, तो डाउनलोड होगा ना, तो ऐसा कुछ भी मत डाल दीजिएगा तो ये चीज़ समझना है। उसके बाद हम लोग आते हैं एसएल पैकेज पे। ये एसएल पैकेज क्या है? तो एसएल पैकेज जो है वो आपको एक इम्पोर्टेंट पैकेज है आपके टर्मिक्स के लिए। अगर आप जब भी कोई टर्मिक्स इंस्टॉल करते हो या सपोज कोई भी सॉफ्टवेयर, आपको मैं एक एग्जांपल के साथ समझा दो, कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप इंस्टॉल करते हो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, कोई भी विंडोज़ हो, लिनक्स हो या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करते हो, तो वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं वो आपको चेक करना पड़ता है, राइट। तो यही चीज़ अगर आप टर्मिक्स आपके एंड्रॉयड के अंदर डालते हो तो वो टर्मिक्स प्रॉपरली इंस्टॉल्ड हुआ है कि नहीं वो चेक करने के लिए हम लोग एसएल पैकेज यूज़ करते हैं। एसएल पैकेज को रन करने के लिए सिंपल है, आपको एस और एल लिखना है और एंटर करना है। एसएल लिखने के बाद यहाँ पे आपको एक ट्रेन दिखेगी ऐसी चलती हुई। तो अगर ये आपको ट्रेन का एनिमेशन दिख रहा है तो वेल एंड गुड, मीन्स आपका टर्मिक्स जो है वो प्रॉपरली इंस्टॉल्ड हो गया आपके सिस्टम के अंदर। अगर आपको वो एनिमेशन नहीं दिखता ट्रेन वाला, तो गाइस आपका टर्मिक्स जो प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं हुआ, यानी अगर आपके एक सिस्टम के अंदर कोई पैकेज जो है वो करप्ट हो गया या ब्रोक हो गया या कुछ भी मिसिंग है आपके टर्मिक्स के अंदर, तो प्रॉपरली रन नहीं करेगा। तो ये रहता है एसएल पैकेज। अभी आपको पैकेज को अगर हटाना, अगर आपको पैकेज को डिलीट करना हो तो कैसे करें? सिंपली आपको लिखना है एपीटी, हम लोग एपीटी लिखेंगे, एपीटी रिमूव, क्योंकि हम लोग ऑफकोर्स पैकेज को रिमूव कर रहे, और हम लोग वो पैकेज का नाम लिखिए, कौन से पैकेज को रिमूव करना है, एलएस पैकेज। तो हम लोग यहाँ पे हम एंटर करूँगा तो यहाँ पे दिखाएगा कि ऑफकोर्स रिमूव करने के बाद इतना जगह है वो फ्री हो जाएगा ऑफकोर्स। तो ये बेसिकली अगर आपके फ़ोन में जगह नहीं है तो आप कोई पैकेज जो आपको ज़रूरत नहीं है उसको निकाल सकते हो। यहाँ पे आप लोग वाई करेंगे और एंटर करेंगे और हम लोग का एसएल पैकेज रिमूव हो गया। अभी मैं आपको रन करके दिखाता हूँ एसएल कमांड। तो देख सकते हैं यहाँ पे एसएल कमांड दिखाएगा नहीं क्योंकि मैंने अभी रिमूव कर दिया उसका पैकेज। तो ये था हम लोग कैसे कोई भी पैकेज इंस्टॉल कर सकते हो। अभी आप पैकेज के अंदर आप पाइथन लैंग्वेज इंस्टॉल कर सकते हो, रूबी लैंग्वेज, या बहुत सारे पैकेजेस है जो आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो अभी हम लोग जो है दूसरे चीज़ पे आते हैं। अगर हम लोग को देखना है कि हम लोग के टर्मिक्स के अंदर और कितने पैकेजेस है तो कैसे देखें, तो सिंपली आपको कमांड देना है एपीटी स्पेस देके लिस्ट करना है और एंटर करना है। तो यहाँ पे आपके टर्मिक्स के अंदर जितने सारे पैकेज इंस्टॉल्ड रहेंगे वो सारे के सारे पैकेजेस का दिख जाएगा आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारे पैकेजेस है यहाँ पे। अभी यहाँ पे पाइथन भी है, बीच बीच में आपको यहाँ पे दिख जाएगा किधर, तो पाइथन, पी रूट एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ दिख जाएगी। अभी ये चीज़ तो आप ये डिफ़ॉल्ट पैकेजेस रहते हैं टर्मिक्स के अंदर। टर्मिक्स को रन करने के लिए ये सारी चीज़ चाहिए। इसमें से अगर आप कुछ निकालते हो
तो आपका जो ख़राब हो जाएगा, टर्मिक्स प्रॉपरली नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग क्लियर कर लेते हैं। और अभी देखना हो कि अगर इस पैकेज में से कोई चीज़ अपग्रेडेबल है, यानी अगर इस पैकेज में से कुछ नया अपडेट आया इनके ये पैकेज के लिए, तो कैसे करें। तो सिंपली apt लिस्ट और हाइफन अपग्रेडेबल लिखना है। अपग्रेडेबल लिखने के बाद आपको एंटर करना है और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिखेगा डन, लिस्निंग डन। तो मीन्स आपका कोई सिस्टम में अब जितने भी पैकेज रहेंगे वो अपग्रेड हो जाएंगे। अभी मेरे पास कोई थे नहीं पैकेज अपग्रेड करने के लिए, इसलिए दिखा दिया डन। अभी ये तो चीज़ हो गई पैकेजेस के बारे में, एसएल पैकेजेस कैसे आप कोई पैकेज डाउनलोड कर सकते हो और रिमूव कर सकते हो, ये चीज़। अगर आपको कोई स्क्रिप्ट बनानी हो तो कैसे बनाएं और उस स्क्रिप्ट में परमिशंस कैसे दें और उसको रन कैसे करें, वो सारी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ls करके देखते हैं हम लोग कौन सी डायरेक्टरी में है। अब तो ये दिखाई नहीं रहा है, तो हम लोग pwd करके देखते हैं और यहाँ पे हम लोग है टेक्स्ट डायरेक्टरी के अंदर। अभी अगर आपको होम डायरेक्टरी में जाना हो, कोई भी फोल्डर या कोई भी डायरेक्टरी के अंदर हो, आपको अगर डायरेक्ट आपको होम में जाना तो कैसे जाए। तो cd स्पेस देके आपको कॉन्ग्रेंट साइन का सिंबल डालना है। ऐसा वो वेव वाला जो साइन रहता है ना, उसको कॉन्ग्रेंट साइन बोलते हैं। ये आपको आपके कीबोर्ड में टैब जो बटन रहता है उसके ऊपर वाले साइन में मिल जाएगा, वो उसको कॉन्ग्रेंट साइन बोलते हैं। और एंटर करोगे तो डायरेक्ट आप जो होम डायरेक्टरी के अंदर आ जाओगे। pwd करके दिखा देता हूँ और एंटर। तो यहाँ पे देख सकते हो होम डायरेक्टरी में आ गए। अभी हम लोग जो है वो कैसे स्क्रिप्ट कैसे बनाए वो देखते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे मैं आपको बेस्ट स्क्रिप्ट बताने वाला हूँ। बेस्ट लैंग्वेज रहती है, कंप्यूटर लैंग्वेज है, आप सीख सकते हो, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको उसका ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, उसका भी मैं ट्यूटोरियल बना दूंगा। तो सबसे पहले तो हम लोग कोई स्क्रिप्ट कैसे बनाएं। तो बेस्ट स्क्रिप्ट का एक चीज़ है कि जैसे हम लोग टेक्स्ट फाइल रहती है, उसका टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन रहता है .txt। बेस्ट स्क्रिप्ट का एक्सटेंशन रहता है .sh। तो आप जहाँ पे भी अगर आपने फाइल देखी .sh वाली, तो वो बेस्ट स्क्रिप्ट रहती है। अगर वो पाइथन स्क्रिप्ट रहेगी तो यहाँ पे आपको एक्सटेंशन मिलेगा .py का गाइस। तो यहाँ पे बेस्ट स्क्रिप्ट बनाने वाले, तो हम लोग पहले टच से हम लोग बेस्ट स्क्रिप्ट बना लेते हैं फाइल। तो हम लोग यहाँ पे नाम देंगे random.sh और एंटर करेंगे और यहाँ पे ls करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं random.sh बन। अभी यहाँ पे हम लोग जो है उसको हम लोग ये जो बेस स्क्रिप्ट बनी है उसके अंदर हम लोग को कुछ कोड करना है, कुछ लिखना है, हम लोग को स्क्रिप्ट बनानी है उसकी। तो सिंपली नैनो यूज़ करेंगे, नैनो स्पेस रैंडम ये डालेंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं खुल गया। अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक कॉपी कर लेता हूँ। छोटी सी स्क्रिप्ट जो है रहेंगी, वो एक रैंडम नंबर जनरेट करने वाली स्क्रिप्ट रहेंगी, उसको हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पेस्ट कर लिए। ये गाइस बेस्ट लैंग्वेज है। अगर आप बेस्ट लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो कमेंट जरूर कर देना, मैं बेस्ट लैंग्वेज सिखा दूंगा उसके ट्यूटोरियल्स में। तो अभी हम लोग को ये जो फाइल है अभी वो सेव करनी है। तो सेव करने के लिए नीचे आप कमांड्स देख सकते हो, बहुत सारे कमांड्स दिए हैं। तो आप बहुत लोगों को समझ नहीं आएगा ये एरो क्या इंडिकेट करता है। ये एरो सीट्रियल बटन इंडिकेट करता है। यानी अगर सपोज मेरे को एग्जिट करना हो, सेव एंड एग्जिट यहाँ पे है, तो मेरे को सीट्रियल +X दबाना पड़ेगा। तो यहाँ पे पूछेगा आपको सेव करना है, तो यहाँ ऑफकोर्स मेरे को सेव करना है, तो Y टाइप करेंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे चीज़ सेव हो गई। अगर हम लोग को फिर से देखना है तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, फिर से हम लोग आगे वही कमांड डाल के तो अभी हम लोग एग्जिट कर लेते हैं, सीट्रियल और X। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये फाइल को रन करने से पहले अगर आपको कोई फाइल देखनी हो बिना उसको ओपन करे कोई एडिटर में, तो कैसे देखे। तो सिंपली कमांड है कैट स्पेस दे के आपको वो फाइल का नाम लिखना है, चाहे वो बेस्ट लैंग्वेज का फाइल स्क्रिप्ट हो या पाइथन स्क्रिप्ट हो या txt फाइल हो, कोई भी लैंग्वेज की हो या कोई भी फॉर्मेट की, बस आपको कैट लिखना है और यहाँ पे देख सकते हैं उसका आउटपुट आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा क्या है उस फाइल के अंदर। तो ये सिंपल है। अभी हम लोग क्लियर कर लेते और ls कर लेते हैं। यहाँ पे जो हम लोग ने फाइल क्रिएट कर ली है। अभी यहाँ पे जो क्रिएट की है वो मैंने बेस्ट फाइल है, तो बेस्ट लैंग्वेज है, तो इसको हम लोग उसकी लैंग्वेज की तरह रन करना पड़ेगा। तो बेस्ट लैंग्वेज को रन करने के लिए या बेस्ट स्क्रिप्ट को रन करने के लिए सिंपल कमांड है, वो है bash स्पेस देके वो फाइल का नाम .sh वाली फाइल का नाम और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे रैंडम नंबर आ गया। हम लोग फिर से ट्राई करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं रैंडम नंबर जनरेटर की मैंने स्क्रिप्ट यूज़ की है, ये मीन्स रैंडम नंबर जनरेट करके देता है। अभी मैं आपको बताता हूँ, अगर पाइथन में स्क्रिप्ट होगी ये चीज़, अगर ये चीज़ अब हम लोग ने .sh एक्सटेंशन रखा है, अगर किसी फाइल का नाम अगर python.py है तो उसको सिंपली आपको पाइथन
से रन करना है और यहाँ पे स्पेस देके वो फाइल का नाम लिखना है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ फाइल नेम, और यहाँ पे लास्ट में .py ये नाम ऐसे सेव का आपको रन कर सकते हो पाइथन वाली फाइल। वैसे इस डिफरेंट लैंग्वेज की फाइल डिफरेंट नाम से रन होगी, बहुत ही सिंपल है गाइस। अभी हम लोग दूसरी चीज़ पे आते हैं, वो हमें डबल कमांड कैसे रन करें। सपोज़ आपको 2 कमांड रन करना है, सपोज़ आपके पास एक से ज़्यादा कमांड हो, तो आपको हर कमांड टाइप करने की ज़रूरत नहीं, आप एक ही कमांड में टाइप करके उसे रन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ कैसे है। अब सपोज़ मेरे को अपडेट एंड अपग्रेड दोनों साथ में करना हो तो कैसे करें। तो सबसे पहले तो pkg अपडेट लिखेंगे, उसके बाद स्पेस देके आपको करना क्या है, एंड डालना है, 2 एंड डालना है ऐसे, और स्पेस देके आपको दूसरा कमांड लिखना है pkg अपग्रेड और एंटर करना है। तो यहाँ पे अपडेट भी होएगा और अपग्रेड भी होएगा। तो आपको 10 बार कमांड लिखने की ज़रूरत नहीं है, 10 कमांड लिखने की ज़रूरत नहीं है ऐसे। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मे बी अपडेट आया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं अपग्रेड और अपग्रेड दोनों हो गया। अभी मैं आपको एक और कमांड दिखा देता हूँ। पहले तो ls करते हैं और देखते हैं हम लोग क्या है, और क्लियर कर लेते हैं और pwd से चेक करते हैं हम लोग किधर है। अभी हम लोग है होम डायरेक्टरी के अंदर। अभी हम लोग को जाना है टेस्ट फोल्डर के अंदर, और टेस्ट फोल्डर के अंदर डायरेक्ट हम लोग को फाइल लिस्ट करनी है। तो हम लोग कमांड देंगे cd test1 और एंड देके ls लिखेंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग को ls कुछ था ही नहीं इसके अंदर। हम लोग इसके अंदर और एक फाइल क्रिएट कर ले थे, जैसे mkdir test2 और एंटर, और यहाँ पे test2 क्रिएट हो गया। अभी फिर से हम लोग होम डायरेक्टरी में जाते हैं, यहाँ पे होम में आ गए। हम लोग फिर से वही कमांड देंगे test1 और ls, और यहाँ पे एंटर करेंगे। तो डायरेक्ट मेरे को ls टाइप करने की ज़रूरत नहीं, ये पहले ये फोल्डर के test1 फोल्डर के अंदर गया और डायरेक्ट अपने आप लिस्ट कर दिया फाइल्स। तो आप ऐसे 2 कमांड रन कर सकते हो, आप मल्टीपल कमांड्स भी रन कर सकते हो। अभी मैं फिर से करके दिखाता हूँ आपको। ls करते हम लोग अभी होम डायरेक्टरी में, तो पहले क्लियर कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग pkg अपडेट रन करेंगे, फिर से हम लोग अपग्रेड रन करेंगे और फोल्डर के अंदर जाएंगे और फिर लिस्ट करेंगे फाइल को। तो आप pkg अपडेट एंड pkg अपग्रेड एंड और cd test1 एंड और ls और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे अपडेट अपग्रेड होएगा, फिर जो है वो हम लोग का test1 फोल्डर के अंदर जाएगा और हम लोग को यहाँ पे लिस्ट करके दिखा देगा। यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट करके दिखा दिया। तो ऐसे आप 2 कमांड या मल्टीपल कमांड्स यूज़ कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। अभी आता है फाइल को अगर हम लोग को मूव करना है तो कैसे करें। तो यहाँ पे अभी हम लोग होम डायरेक्टरी में, तो होम डायरेक्टरी में जो हम लोग के पास है random.sh ये फाइल है हम लोग के पास। तो इसको हम लोग को मूव करना है किधर, यहाँ कॉपी करना है, यहाँ कट पेस्ट कर बोल सकते हो आप बेसिकली। तो पहले मूव वाले कमांड्स में आते हैं। तो मूव करना बहुत ही सिंपल है, पहले कमांड देना है mv का मतलब मूव। ऑफ कोर्स आपको कौन सी फाइल मूव करनी है वो लिखना है, यानी random.sh मूव करनी है, और कहाँ पे मूव करनी है वो भी लिखना है आपको। तो मेरे को मूव करनी है $, होम डायरेक्टरी के test1 फोल्डर के अंदर मूव करनी है और एंटर करना है। और हम लोग का ये जो कमांड है वो देख सकते हैं, यहाँ से हम लोग को एग्जीक्यूट हो गया कमांड और random.sh चली गई। हम लोग test1 फोल्डर खोल लेते और चेक कर लेते और ls करके। तो यहाँ पे देख सकते हैं test2 फोल्डर के साथ, यहाँ test2 डायरेक्टरी के साथ random.sh वाली फाइल आ गई है। तो आप ऐसे कोई मूव कर सकते हैं। अभी अगर आपको ये चीज़ कॉपी करनी है तो कैसे करें। सिंपली मैं आपको कमांड दूंगा cp, ऑफकोर्स cp का मतलब कॉपी, स्पेस देके आपको random.sh लिखना है, यानी जो भी आपका फाइल नेम है वो लिखना है, और स्पेस देके आपको कहाँ पे वो चीज़ कॉपी करनी है। तो यहाँ पे मूव और कॉपी का डिफरेंस आपको नहीं मालूम तो बता दूँ। मूव का मतलब आप एक जगह से वो फाइल डिलीट करके दूसरी जगह लेके जा रहे हो। कॉपी का मतलब आप एक जगह पे वहाँ पे भी रख रहे हो और दूसरी जगह भी रखे, यानी 2 कॉपी हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पे मूव करना है मेरे को होम डायरेक्टरी में, तो $home और एंटर करेंगे और यहाँ पे ls करेंगे। तो यहाँ पे तो है ही, अभी हम लोग होम में चले जाते हैं cd कॉन्ग्रेंट करके। तो मैंने गलत कर लिया गाइस, Ctrl+C, हम लोग cd
कॉन्ग्रेंट करके होम में चले जाते और ls करते, तो यहाँ पे देख सकते हैं random.sh pwd से दिखा भी देता हूँ, हम लोग होम डायरेक्टरी के अंदर है। तो आप ऐसे आप कोई भी फाइल कॉपी कर सकते हो। तो ये चीज़ जो है वो फाइल के लिए काम आती है, फोल्डर के लिए अलग चीज़ है। तो पहले तो हम लोग cd करके test1 फोल्डर के अंदर चले जाते हैं और ls करते हैं। हम लोग यहाँ पे जो है हम लोग के पास एक फ़ोल्डर भी है डेमोस्ट्रेशन के लिए। तो सबसे पहले हम लोग फ़ोल्डर को अगर आपको मूव करना हो तो सिंपली मूव का कमांड देना है, और आपको फोल्डर मूव करना है तो आपको -v डालना है। और -v ये सिर्फ -v ये सिर्फ फोल्डर के लिए है। अगर आपको देखना है कि मूव के साथ और क्या क्या चीज़ करते हो तो mv हेल्प लिखना है। तो यहाँ पे जो है आपको mv डबल हाइफन हेल्प लिखना है। और यहाँ पे जो आपको वेरियस टाइप्स के जो कमांड्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, आप यूज़ कर सकते हो इसको। बट मैं नहीं बोलूँगा कि ये सब आपको करने की ज़रूरत है, बट पहले तो क्लियर कर लेते। और हम लोग जो अभी आ जाते हैं हम लोग कैसे कोई फोल्डर को मूव कर सकते हैं। mv से आपको ऑफ कोर्स मूव करना है और -v डालना है कोई फोल्डर को मूव करने के टाइम पे, और वो फोल्डर का नाम लिखना है आपको test2, और स्पेस दे के आपको कहाँ पे मूव करना है वो लिखना है। तो ऑफ कोर्स मेरे को जो मूव करना है वो अपनी होम डायरेक्टरी में, अभी मैं test1 की फोल्डर के अंदर हूँ तो मैं होम डायरेक्टरी में मूव करूँगा। तो $home, ये याद रखना, होम गाइस कैपिटल में लिखना है और $साइन डालना है पहले, और स्लैश तो सबसे पहले डालना ही है ऑफ कोर्स, और एंटर करना है। और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग का जो हम लोग ls करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं वो test2 फोल्डर चला गया रहेगा, और हम लोग जाते हैं होम फोल्डर में ls करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं test2 फोल्डर भी आ गया गाइस। ओके, तो ऐसे आप कोई फाइल मूव कर सकते हो। अभी कॉपी करने की बात आती है तो कॉपी करने भी थोड़ा अलग चीज़ है। कॉपी के टाइम आपको कॉपी करना है तो cp ऑफ कोर्स, और आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ डालनी वो पड़ेगी, वो -R। आप कोई भी फाइल को मूव कर रहे हो तो सिर्फ कॉपी लिखना है, अगर आप कोई फोल्डर को मूव कर रहे हो तो आपको -R डालना है, तो -R डालना है, और आपको test2 लिखना है। और जहाँ पे भी आपको मूव करना है, मेरे को मूव करना है होम फोल्डर के test1 डायरेक्टरी के अंदर, तो होम और स्लैश दे के test1 और एंटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं ls आ गया। ls करेंगे तो यहाँ पे तो है ही, अभी हम लोग जाते हैं test1 फोल्डर के अंदर तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा test2 फोल्डर। तो ऐसे आप कोई भी फोल्डर को मूव कर सकते हो। अभी अगर सपोज आपको मल्टीपल फाइल्स मूव करनी हो तो कैसे करें, तो पहले हम लोग जो है होम में आ जाते हैं, और यहाँ पे जो हम लोग मल्टीपल फाइल्स क्रिएट कर लेते हैं, जैसे mkdir और test3 और test4 और test5 क्रिएट कर लेते हैं। और यहाँ पे 3 फाइल हम लोग ने क्रिएट कर दी, test3 test4 और test5। अभी ये जो 3 फाइल क्रिएट की वो मैं डायरेक्ट मूव करूँगा test1 फोल्डर के अंदर। तो सिंपली आपको क्या काम करना है, mv देना है और -v करना है। मैंने स्पेस ज़्यादा दे दिया, -v, और स्पेस दे के आपको पूरा नाम लिखना है, test3 स्पेस दे के test4 स्पेस दे के test5, मतलब जितने भी आपकी फाइल्स हो वो सारी की सारी लिस्ट कर देनी है। और उसके बाद आपको पाथ देना है, किधर मूव करना है, स्पेस दे के आपको जहाँ पे भी मूव करना है, आपको मेरे को मूव करना है होम डायरेक्टरी के test1 फोल्डर के अंदर, और एंटर करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से मूव हो गया फाइल, यहाँ से सारी निकल गई। pwd करके दिखा देता हूँ, अभी भी होम फोल्डर में है, और हम लोग जाएंगे टेस्ट फोल्डर के अंदर और एंटर करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं test3 test4 test5 आ गई। तो ऐसे आप मल्टीपल फाइल्स मूव कर सकते हैं। अभी मूव तो हो गया, अभी हम लोग कॉपी करने की बात करते हैं। आप वो भी कॉपी करना भी बहुत आसान है, आपको खाली करना क्या है, cp लिखना है, -R डालना है, और सारी की सारी जो फाइल्स आपको एक ही टाइम पे लिख देनी है, test3 test4 और test5। मीन्स आपको फाइल डालने के टाइम पर अगर आपको मल्टीपल फाइल्स मूव करनी है तो खाली स्पेस देके वो फाइल का नाम ऐड करना है, अपने आप मूव होती जाएगी। अभी उसके बाद आपको पाथ प्रोवाइड करना है, मेरे को मूव करना है इसको होम फोल्डर के अंदर, होम डायरेक्टरी के अंदर। तो हम लोग डालेंगे $, और होम, और एंटर करेंगे, और हो गया हम लोग का टेस्ट। यहाँ पे तो ही अभी होम फोल्डर में जाते और होम में आ गए, तो यहाँ पे देख सकते हैं फिर से फाइल आ गई, pwd करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे होम में आ गई। अभी ये तो चीज़ थी मूव, कॉपी पेस्ट और ये सारी चीज़ हो गई।
तो गाइस यहाँ पे आपने जो LS के और सॉरी यहाँ पे गाइस जो आपने MV और आपको CP के यानी मूव और कॉपी के आपको बेसिक से लेके सारी एडवांस चीज़ें आ गई। अभी हम लोग दूसरी चीज़ पे आते हैं, जो एक चीज़ है वो कन्फ्यूज़ होते हैं, बहुत लोग कन्फ्यूज़ होते हैं। सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं। और यहाँ पे जो एक वो इंटरनल स्टोरेज एक्सेस, तो यहाँ पे LS करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं एक स्टोरेज का तो है ही ये चीज़, बट ये चीज़ जो आप अगर अंदर जाओगे CD करके अंदर जाओगे तो आपको यहाँ पे जो वो कुछ अलग चीज़ दिखेगी, राइट। ये शेयर स्टोरेज रहती है, वो आपको बाद में मालूम पड़ेगी क्या है। पहले हम लोग होम डायरेक्टरी में चले आते हैं फिर से। अब यहाँ पे अगर आपको इंटरनल स्टोरेज अपनी एक्सेस करनी हो तो कैसे करें। हम लोग को सिंपली /CD लिखना है और स्लैश डाल के SD कार्ड लिखना है। यहाँ पे बहुत लोग ऑलमोस्ट 90% लोग जो है कन्फ्यूज़ होते। लोगों को SD कार्ड का मतलब लगता है कि वो एक्सटर्नल ड्राइव है गाइस। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा, यहाँ पे कोई भी CLI मोड या कोई भी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में SD कार्ड का मतलब रहता है इंटरनल स्टोरेज। आपके मोबाइल में की बात कर रहा हूँ, SD कार्ड मतलब इंटरनल स्टोरेज। आप एंटर करोगे तो LS करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हो ये मेरी इंटरनल स्टोरेज पे आ गई। ये सारे मेरे एप्लीकेशंस के डाटा, टेलीग्राम, ये सब सारे इंटरनल स्टोरेज की चीज़ें है गाइस। तो यहाँ पे SD कार्ड का रिप्रेजेंट करता है इंटरनल स्टोरेज। ये मैं 1000 बार बोल चुका हूँ। फिर से हम लोग होम फोल्डर में जाते हैं। अभी आप मेरे को पूछोगे कि भाई अगर SD कार्ड का मतलब इंटरनल स्टोरेज होता है तो हम लोग एक्सटर्नल SD कार्ड जो डालते हैं वो कहाँ से देखें। तो सिंपली आपको करना क्या है, CD/SD कार्ड लिखना है और लास्ट में आपको एक 0 ऐड कर देना है और एंटर करना है। यहाँ पे मेरे को नो फाइल दिखेगा क्योंकि मेरे में एक्सटर्नल SD कार्ड का फीचर नहीं है, इसलिए नो सच फाइल दिखा रहा है। अगर आप में एक्सटर्नल SD कार्ड है और उसको एक्सेस करना चाहते हो तो आपको /SD कार्ड और 0 डालना है, बस ये चीज़ हो गया। ये चीज़ अब बहुत लोग कन्फ्यूज़ होते हैं गाइस। अभी हम लोग आते हैं CD और LS के एडवांस फीचर पे, पहले क्लियर कर लेते हैं। अभी मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले तो सॉरी गाइस, पहले तो हम लोग CD को जान चुके हैं। हम लोग CD से हम लोग कोई डायरेक्टरी के अंदर जा सकते हैं, राइट गाइस। अभी सपोज मैं एक डायरेक्टरी के अंदर जाके दिखाता हूँ, जैसे CD test1 यहाँ पे LS किया तो हम लोग आ गए। अभी CD test2 के अंदर जाते हैं और LS करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ नहीं है। अभी सपोज मेरे को होम फोल्डर में जाना हो तो ऑफकोर्स मेरे को सिर्फ CD टाइप करना है तो मैं होम फोल्डर में चला जाऊँगा, राइट। बट अगर मेरे को खाली एक डायरेक्टरी पीछे जाना हो, सपोज यहाँ पे PWD करता हूँ तो यहाँ पे जो है मैं test2 फोल्डर के अंदर हूँ, बट मेरे को खाली एक डायरेक्टरी पीछे जाना है तो टेस्ट फोल्डर 1 में जाना है तो सिंपली आपको CD स्पेस देके डॉट डालना है और एंटर करना है। और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग test1 फोल्डर के अंदर आ गए। सिंपल है गाइज। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताऊंगा। सबसे पहले सिर्फ टेस्ट फोल्डर के अंदर चले जाते हैं, test2 फोल्डर के अंदर एंटर करते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं है, PW करके दिखा देता हूँ। test2 फोल्डर के अंदर है। अगर सपोज आपको 2 डायरेक्टरी पीछे जाना हो तो CD // और एंटर। और यहाँ पे देख सकते हैं हम होम डायरेक्टरी में आ गए क्योंकि मेरी 2 डायरेक्टरी पीछे होम डायरेक्टरी है गाइस। तो वैसे अगर आपको 3 डायरेक्टरी पीछे जाना हो तो CD // मतलब ऐसे 3 डायरेक्टरी मीन्स अगर आपको एक डायरेक्टरी पीछे जाना है तो खाली आपको डबल डॉट ऐड करना है, बस आपको सिंपल, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अभी हम लोग थोड़ा LS के मेन फीचर्स पे आ जाते हैं। तो हम लोग LS के जो एक्स्ट्रा फीचर मीन्स सपोज LS तो ऑफकोर्स फाइल लिस्ट करने के लिए काम आता है, बट LS +-A मीन्स अगर LS स्पेस दे के -A डालोगे तो यहाँ पे आपको जो है वो आपकी हिडन फाइल्स दिख जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 डॉट एक्स्ट्रा आ गए और 1 डॉट एक्स्ट्रा, तो ये 2 आपकी फाइल्स है। मीन्स अगर आपको पीछे जाना है तो 2 डॉट डालना पड़ता है, राइट। तो यही चीज़ है जो आप जिससे आप पीछे जाते हो। तो LS-A से ना आप हिडन फाइल्स एक्सेस कर सकते हो। अगर आप किसी ने कोई फाइल हाइड कर दी हो तो आप LS-A से उसे देख सकते हो। अभी दूसरा जो फीचर है वो LS का LS स्पेस दे के -LH टाइप करोगे तो यहाँ पे जो आपको वो फाइल का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। मीन्स वो फाइल का टाइप कौन सा है, यानी वो फाइल कभी बनी थी, वो फाइल का साइज़ क्या है और एक्सेट्रा किसने बनाई है, कौन से यूज़र ने बनाई है, वो सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा LS-LH करके। तो ये सिंपल कमांड याद रखने वाली चीज़ है। हम लोग क्लियर कर लेते हैं और फिर से दिखा देता हूँ LS-LH और यहाँ पे मेरे को फाइल इन्फॉर्मेशन दिखाई गई। मैं test1 फोल्डर के अंदर भी जाके दिखा देता हूँ LS-LH और यहाँ पे भी मेरे को फाइल्स का इन्फॉर्मेशन मिल गया गाइस।
तो ऐसे आप ls कमांड्स यूज़ कर सकते हो। अभी दूसरी चीज़ जो आती है वो परमिशंस की आती है। तो जैसे विंडोज़ के आपने कोई फाइल्स क्रिएट की रहेगी, तो विंडोज़ की फाइल्स में क्या होता है कि उधर एक प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन रहता है, राइट क्लिक करके देखोगे तो प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन आता है, तो उधर आपको कुछ परमिशंस मिलती है, जैसे रीड एंड राइट परमिशन या रीड ओनली परमिशन या राइट ओनली परमिशन या व्यू ओनली परमिशन मिलती है, राइट। तो वो चीज़ आप यहाँ पे भी कर सकते हो कि क्यों के लिए अगर आपने स्क्रिप्ट अपनी पब्लिक की है तो खाली आपकी स्क्रिप्ट कोई यूज़ कर सके या सिर्फ खाली कोई राइट कर सकते हैं या कोई देख सके, आप ऐसी परमिशंस दे सकते हो, राइट। तो इसे फाइल परमिशंस की बात करेंगे तो वो कैसे देते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास फाइल है random.sh वाली एक फ़ाइल है। अभी इसको मेरे को परमिशन देना है, तो यहाँ पे 3 टाइप की मेन परमिशंस रहती है। यहाँ पे पहली परमिशन रहती है गाइज रीड परमिशन, दूसरी परमिशन राइट परमिशन, और तीसरी जो परमिशन रहती है वो एग्जीक्यूटेबल परमिशन, यानी मैं ये फाइल को रन कर सकूँ उसकी परमिशन मिलती है, यानी एग्जीक्यूटेबल, यानी RWE 3 है, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट। तो सिंपल है, आपको chmod कमांड यूज़ करना है। chmod कमांड जो है वो परमिशन देने के लिए काम आता है। chmod और आपको स्पेस देके 77 लिखना है। अभी ये 77 क्या चीज़ है, तो मैंने आपको 3 बताया था, रीड राइट और एग्जीक्यूटेबल, तो वो रिप्रेजेंट करती है 77 से। तो पहला 7 जो है वो रीड को रिप्रेजेंट करता है कि ये फाइल को आप रीड परमिशन दे रहे हो कि कोई दूसरा देखे तो उसे रीड कर सकता है। सेकंड परमिशन है राइट परमिशन, यानी ये फाइल को आप राइट परमिशन दे रहे हो कि अगर किसी और के पास चली गई तो वो इस फाइल को एडिट भी कर सकते हैं। और तीसरा परमिशन जो है तीसरा 7 जो है एग्जीक्यूटेबल परमिशन है, यानी अगर किसी के पास के फाइल चली गई तो उस फाइल को ये रन भी कर सकता है। अगर सपोज इसमें से कोई आपको एक परमिशन निकालनी हो, तो सपोज मेरे को पहली परमिशन निकालनी है रीड वाली कि ये फाइल को सिर्फ इन लोग राइट और एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं 0 कर दूंगा, 07। और सपोज मेरे को इसमें से राइट परमिशन निकालनी है तो यहाँ पे मैं 707 कर दूंगा। अगर सपोज मेरे को यहाँ पे राइट परमिशन और एग्जीक्यूटेबल परमिशन दोनों निकालनी है तो यहाँ पे 700 कर दूंगा। ऐसे आप 00 भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। मैं 77 कर देता हूँ क्योंकि ये सब परमिशन दे देता है ऑलमोस्ट। अभी कैसे इसको परमिशन देना है, ये 7 के बारे में लॉजिक तो समझ गया कि ये 7 किसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके स्पेस देने के बाद आपको नाम लिखना है random.sh, जो भी फाइल का नाम है, और एंटर करना है। जैसे एंटर करोगे तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर में वो जो फाइल है वो हाईलाइट हो जाएगी, यानी उसको परमिशन मिल गई है। अभी यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपको सभी फाइल को अगर परमिशन देना हो तो कैसे करें। तो यहाँ पे मैं टच से एक आध 2 फाइल बना देता हूँ, test.txt बना देता हूँ और touch.txt बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है वो ls क्लियर करके हम लोग ls कर लेते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग के पास ऑलमोस्ट और 2 फाइल आ गई है। अभी मेरे को मैं अगर सब परमिशन ऐसी मेरे पास और 100 फाइल रहेगी तो तब अगर मैं एक एक को परमिशन देने बैठूँ तो मेरी वाट लग जाएगी। तो सबको अगर साथ में परमिशन देना हो तो आपको chmod स्पेस देके +x लिखना है और आपको यहाँ पे जो है स्टार का सिंबल डालना है और एंटर करना है। और ls करेंगे तो यहाँ पे जितने भी फाइल्स रहेगी उन सबको एग्जीक्यूटेबल परमिशन, रीड परमिशन, राइट मिल गई, सारी परमिशंस मिल जाएगी। बहुत ही सिंपल है गाइस। अभी ये तो चीज़ हो गई, बहुत ही सिंपल चीज़ है। अभी आपको ये जो चीज़ है वो थोड़ी बड़ी चीज़ मैंने बता दी है, कैसे आप कोई फाइल को क्रिएट करते हैं, स्क्रिप्ट कैसे क्रिएट करते हैं या कुछ एडिट कैसे करते हैं, कोई फाइल मूव कैसे करते हैं। अभी हम लोग थोड़ी छोटी चीज़ पे आते हैं, वो if config पे आते हैं। तो ये कमांड आपने सुना ही रहेगा, बहुत जगह देखा भी रहेगा क्यों डालते हैं। ये if config लिखोगे तो यहाँ पे जो है आपका नेटवर्क्स अडेप्टर डिस्प्ले होगा, यानी आपके नेटवर्क जैसे सपोज आप इंटरनेट में कनेक्टेड हो या आप वाईफाई से कनेक्ट हो या कोई भी चीज़ से कनेक्टेड हो, तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ मिल जाएगी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपको आपका IP मिल जाएगा, आपका पब्लिक IP, आपका प्राइवेट IP, या आपका जो भी पोर्ट्स यूज़ करो, यहाँ पे सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा आपको बस। और उसके बाद दूसरा जो कमांड है वो मैं दिखा देता हूँ आपको, जो एक बहुत ही सही कमांड है। यहाँ पे whoami कमांड है। अब whoami लिखोगे तो यहाँ पे आपका जो नाम डिस्प्ले होगा वो आपका यूज़र नेम रहेगा। ये आपका अगर यहाँ पे अगर आपको रूट दिखे, रूट लिखा हुआ दिखा तो आपका वो रूट यूज़र रहेगा। अगर आपको यहाँ पे दूसरा कोई नाम लिखा रहेगा तो वो दूसरा कोई नाम का यूज़र रहेगा। आपका अभी करंट जो नाम है
जिस नाम से आप ये टर्मेक्स यूज़ कर रहे हो वो ये चीज़ है गाइस, ये नाम है। तो ऐसे आप नाम यूज़ कर सकते हो। अभी यहाँ पे जो मैं आपको दूसरी चीज़ बताऊँगा कि कैसे आप गिटहब से कोई एक पैकेज डाउनलोड कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले तो आपको आपके ब्राउज़र पे जाना है, कोई भी ब्राउज़र है आपके पास। उसके बाद वो ब्राउज़र पे आपको जाने के बाद आपको गिटहब सर्च करना हो। सब में गिटहब नहीं, गूगल पे चले जाते हैं पहले। तो मैं आपको मेरा ही एक गिटहब से डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना नाम लिख लेता हूँ और गिटहब डालते, तो यहाँ पे गलत हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हो हम लोग का जो मेरा जो यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे जो रिपोजिटरीज आ गई मेरी। तो अगर आपको ऐसा इतना फैंटास्टिक कुछ बनाना हो तो मेरे को बताना, गिटहब के मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ इसमें से मैं एक रिपोजिटरी जो मैं कॉपी कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे टर्मेक्स मेगा पैकेज की एक रिपोजिटरी उसको कॉपी कर लेता हूँ। और ये भी मैंने बेस लैंग्वेज में, मेरी टीम ने बेस लैंग्वेज में लिखा गया, ये लिखी है। तो यहाँ पे सिंपली आपको करना क्या है, ऐसे यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। तो वहाँ पे आपको करना क्या है, ये गिट का जो URL है उसको कॉपी कर लेना है सिंपली। और आपको जाना है आपके टर्मेक्स में। जैसे टर्मेक्स में चला जाओगे तो अभी सबसे पहले तो आपको गिट क्लोन लिखना है। अगर आपके पास गिट इंस्टॉल है तो गिट क्लोन लिखना ना, तो सबसे पहले आपको गिट क्लोन इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं गिट क्लोन इंस्टॉल नहीं किया, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको ऐसा है, कुछ एरर आएगा। आपको खाली लिंक पेस्ट करना है, गिट क्लोन लिख के आपको देखो यहाँ पे आपको एरर आएगा। अभी मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ फिर से नोटिस करने वाली बताऊँगा कि जो ये लिनक्स सिस्टम या कोई भी जो टर्मिनल बनाया जाता है वो इतना ईजी टू अंडरस्टैंड रहता है ना, कि अगर आपको उसमें कोई एरर आया है तो वहाँ पे नीचे ही उसका सल्यूशन दिखाई देगा। तो यहाँ पे मैंने देख सकते हो गिट इंस्टॉल नहीं किया था, इसलिए मेरे को एरर आया कि दिस प्रोग्राम कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड। तो यहाँ पे मुझे इसके नीचे सल्यूशन भी मिल गया कि इंस्टॉल इट बाय एग्जीक्यूटिंग pkg इंस्टॉल गिट। तो यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है pkg इंस्टॉल गिट। तो मेरे को यहाँ पे अपना सल्यूशन भी मिल गया। अभी गिट इंस्टॉल होएगा और आप फिर गिट क्लोन इंस्टॉल कर सकते हो यहाँ पे एंटर करके। यहाँ पे ऑफकोर्स मेरे को इंस्टॉल करना है तो वाई किया और ये डाउनलोड होना चालू हो गया। अब इसे इंस्टॉल करते देखते कितना टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा। और यहाँ पे जो मेरा इंस्टॉल हो गया। अभी हम लोग जो है फिर से गिट क्लोन डाल देंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ls करूँगा तो यहाँ पे जो है मेरा टर्मेक्स मेगा पैकेज इंस्टॉल हो गया। तो आप जो भी डायरेक्टरी में रहोगे वो डायरेक्टरी में गिट क्लोन करोगे तो वही डायरेक्टरी में इंस्टॉल होएगा। तो यहाँ पे मैं होम डायरेक्टरी में नहीं था, इसलिए मेरा ये test1 फोल्डर के अंदर होगा। यहाँ पे देख सकते हैं pwd करके दिखा देता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं test1 फोल्डर के अंदर हो गया। तो पहले तो क्लियर कर लेते हैं और यहाँ पे अभी मैं टर्मेक्स मेगा पैकेज को मूव कर लेता हूँ पहले तो अपने होम डायरेक्टरी में। तो सिंपली कमांड है mv-v और स्पेस देके टर्मेक्स मेगा पैकेज और उसे स्लैश देके हम लोग देंगे नाम, जो पाथ देंगे हम लोग होम डायरेक्टरी और एंटर। और यहाँ पे देख सकते हैं ls करके निकल गया। अभी हम लोग cd होम डायरेक्टरी में चले जाते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट आ गया। तो ऐसे आपको भी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं गिटहब से। अभी गिटहब से क्यों डाउनलोड करना है, सिंपली अगर आप किसी ने टूल बनाया रहेगा तो उसके लिए कहाँ करना चाहते हो, या अगर किसी ने कुछ स्क्रिप्ट लिखी रहेगी आप उसे एडिट करके दिखना चाहते हो तो इसके लिए गिटहब से डाउनलोड करते हैं। सिंपल है। अभी मैं आपको एक छोटा सा और कमांड दिखा देता हूँ। एक्चुअली में ये कोई छोटा कमांड नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ अगर समझ जाओगे तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं। अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे पहले हम लोग cd करके होम डायरेक्टरी में चले जाते हैं। तो यहाँ पे होम डायरेक्टरी में आने के बाद मैं आपको एक ऐसे कोर कमांड के बारे में, कोर चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने कभी सोचा रहेगा ये जो मैं क्लियर cd या जो ls में यूज़ कर रहा हूँ कमांड्स, वो कमांड्स है क्या, मतलब वो एक्चुअली में क्या है। वो ऑफकोर्स वो चीज़ जो है वो एक स्क्रिप्ट है। ls की स्क्रिप्ट मीन्स लिस्ट करने की स्क्रिप्ट मीन्स कमांड। तो ये जो सारी चीज़ है
वो आपने कभी सोचा कि कहाँ पे सेव होती है? क्योंकि जब भी हम लोग टर्मिक्स इंस्टॉल करते थे तब भी टर्मिक्स में यहाँ पे तो हम लोगों को कुछ दिखता नहीं स्क्रिप्ट जो रन हो रहा है। तो ऑफकोर्स कोई एक अलग जगह पे कुछ ये सेव हो रही है, ये एलएस की स्क्रिप्ट या कोई भी क्लियर कमांड, सीडी कमांड की या एमवी कमांड, कॉपी मूव कमांड की जो स्क्रिप्ट है वो कहाँ पे तो सेव हो रही है और वो किधर से भी रन हो सकती है। ऐसी चीज़ बनाई है इन लोगों ने गाइस। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। मैंने भी ऐसा चीज़ बनाया कि मैं एक कमांड जो मैंने शार्क टूल अगर आपने मेरा यूज़ किया रहेगा तो उसमें मैंने बताया कि शार्क सिर्फ आप लिखने से किधर से भी वो शार्क टूल रन कर सकते हो। तो बेसिकली वो भी एक कमांड जैसे वो करता है CD और LS की तरह। वो सारे कमांड जो कहाँ पे सेव रहते वो रहते उसके कोर फाइल्स में, और कोर फाइल्स में भी उसकी स्पेसिफिक फोल्डर रहती है, वो बिन फोल्डर। तो अगर आप कोई भी कमांड बनाना चाहते हो खुद का या कोई स्क्रिप्ट रन करवाना चाहते हो किधर से भी, कौन सी भी डायरेक्टरी से, तो आपको वो चीज़ आपके बिन फोल्डर में डलवानी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हम टर्मेक्स के कोर फाइल्स में जाते हैं। तो कोर फाइल्स में जाने के लिए CD डॉलर और ये कर्ली ब्रैकेट और आपको कैपिटल में प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये बस कमांड डालने के बाद आपको एंटर करना है और आप जो है वो पहुंच जाओगे उसके कोर कमांड में। तो यहाँ पे एक चीज़ और एक बताना चाहूँगा कि अगर आपको कुछ एग्जीक्यूट होता हुआ नहीं दिखता है ना तो टेंशन नहीं लेने का गाइस। उधर एरर रहेगा तो एरर नीचे दिखेगा, बट यहाँ पे कुछ एग्जीक्यूट नहीं हुआ इसलिए हम लोग LS लिखेंगे लिस्ट करने के लिए फाइल ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे देख लिया हम लोग ने बिन फोल्डर ext इंक्लूड लिब और लिब exe शेयर टेम्प और वार। तो ये जो चीज़ रहती है ना वो मेन चीज़ रहती है। इसी में जो सारे टर्मेक्स का जो कमांड्स रहते हैं, कोर कमांड्स रहते हैं, वो सारे इसमें सेव होते हैं। तो इसमें से खाली मैं एक एक्सप्लेन करूँगा जो इम्पोर्टेंट है, वो है बिन फोल्डर। बाकी सब इतने इम्पोर्टेंस नहीं है बट तो भी ठीक है। पर पहले हम लोग बिन फोल्डर समझते थे। तो बिन फोल्डर के अंदर चले जाते बिन, CD बिन और LS करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपकी सारे के सारे जो कमांड्स हैं वो यहाँ पे सेव होते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं APT वाला कमांड, यहाँ पे बैश कमांड है, यहाँ पे और भी मैं आपको बता दूँ जैसे LS वाला कमांड जो है लिस्ट करा। तो ये सारी जो है ना ये स्क्रिप्ट्स है, ये स्क्रिप्ट्स है। आप अगर मैं चाहूँ तो CD में कैट करके आपको APT करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये से आपको ऐसा दिखेगा क्योंकि ये सारी चीज़ें वो हम लोग ने एनकोड की रहती है, ओबेसिफिकेट की रहती है। तो ये सारी जो है स्क्रिप्ट्स है गाइस। सबसे पहले क्लियर कर लेते और फिर से रन LS कर लेता हूँ। ये जो है ना वह सारी स्क्रिप्ट्स है। बेसिकली ये स्क्रिप्ट्स को आप किधर से भी रन कर सकते हो। मीन्स अगर फॉर एग्जांपल नैनो वाला आपको कमांड मैंने बताया रहेगा, कोई फाइल टेक्स्ट एडिटर है, कोई भी फाइल को एडिट करने के लिए यूज़ है। तो नैनो कमांड अगर बिन फोल्डर में है तो आप किधर से भी उसको नैनो कमांड को यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपने कोई स्क्रिप्ट बनाई हो, अगर आपने वो स्क्रिप्ट बिन फोल्डर में डाल दी तो आप खाली वो स्क्रिप्ट का नाम लिखना है, आप किधर से भी वो स्क्रिप्ट को रन कर सकते हो। तो बिन फोल्डर इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये चीज़ सभी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में सपोर्ट की जाती है। बिन फोल्डर हर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में रहता है, हर टर्मिनल में बिन फोल्डर बनता है। इसके बिना कोई चीज़ ही चलती नहीं है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, बिन फोल्डर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिन फोल्डर के अंदर ही सारी जो मेन चीज़ें वो होती है। यहाँ पे PWD वाला कमांड देख लो, टच वाला कमांड देख लो। यहाँ पे जितने भी कमांड्स आप यूज़ कर सकते हो वो सारे के सारे यहाँ पे कमांड लिस्टेड है। और क्या चाहिए गाइस आपको। तो यहाँ पे मैं अभी आपको, ये तो आप समझ गए बिन फोल्डर के बारे में। अभी आपको मैं कुछ अलग चीज़ें बताता हूँ। जैसे आपको आपके सिस्टम की इंफॉर्मेशन निकालनी हो तो कैसे निकालनी। तो सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं। और तो यहाँ पे जो कमांड है वो यूनेम -a डालोगे तो यहाँ पे जो आपको आपका इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। मीन्स जैसे लिनक्स है, लोकल होस्ट पे चल रहा है, और ये डेट टाइम वर्थ और वो सारे कुछ एंड्रॉयड लिनक्स जो भी यूज़ कर रहे हो आपके सिस्टम का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और एक चीज़ है आप निकाल सकते हो यूनेम -m और एंटर करोगे तो ये आपका प्रोसेसर का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा उसके बारे में। उसके बाद आते हैं IPs पे हम लोग आते हैं। तो ये पब्लिक IP, प्राइवेट IP अगर आपको नहीं मालूम तो वो मैं दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, बट अभी समझ लीजिए कि IP होता है फिलहाल। तो अगर हम लोग को IP निकालना है, पब्लिक IP निकालना है, प्राइवेट IP तो कोई भी हम लोग if config से निकाल लेते हैं। ये हम लोग का IP रहता है। यहाँ पे if config लिखा तो यहाँ पे जो हम लोग का प्राइवेट IP मिल गया। अगर पब्लिक IP निकालना हो तो ये दोनों डिफरेंस रहता है, प्राइवेट IP और पब्लिक IP अलग रहता है। तो अगर हम लोग को
पब्लिक आईपी निकालना हो तो तभी हम लोग लिखेंगे कर लिखेंगे हम लोग CURL और इफ़ कॉन्फ़िग करेंगे। यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया, यहाँ पे स्पेलिंग का आपको याद रखना है गाइस, कॉन्फ़िग और .me, आपको लास्ट में .me डालना है और एंटर करना है। जैसे आप एंटर करोगे तो यहाँ पे जो आपको आपका जो पब्लिक आईपी है वो आप पर डिस्प्ले हो जाएगा गाइस। तो ये थी कुछ अलग चीज़ें। और एक मैं चीज़ बताना चाहूँगा, एक पिंग करके कमांड है। अभी ये कमांड क्या काम करता है, ये बेसिकली देखता है कि आप कोई भी अगर वेबसाइट से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो तो वो वेबसाइट रिस्पॉन्स कर रही है, आपका इंटरनेट चल रहा है कि नहीं, वो वेबसाइट चालू है कि नहीं, वो रिस्पॉन्स करेगा। तो पिंग लिखेंगे और हम लोग पिंग करेंगे google.com को, google.com हम लोग पिंग करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हम लोग का डेटा सेंड हो रहा है। और यहाँ पे जो है ना एक चीज़ है कि यहाँ पे आपको दिखाई देगा कितना स्पीड में वर्क कर रहा है। तो ये 26.9 मिली सेकेंड्स जितना रिस्पॉन्स टाइम दे रहा है, यानी मैं इतने टाइम में मैं वो वेबसाइट पे विजिट कर सकता हूँ। मीन्स ये वेबसाइट चालू है, google.com वर्क कर रहा है। अभी सपोज मैं एक दूसरा वेबसाइट लेते हैं, ये Ctrl+C करेंगे बंद करने के लिए, और यहाँ पे हम लोग फेसबुक लेते हैं, पिंग facebook.com और एंटर करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग को 8 मिली सेकेंड्स का, यानी गूगल से भी हम लोग कम मिली सेकेंड्स में रिस्पांस दे रहा है फेसबुक। तो ये अच्छी चीज़ है। अभी यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, Ctrl+C कर लेते हैं और क्लियर कर लेते हैं कि अगर आपने कोई सपोज प्रोसेस रन कर रहे हो या कोई पैकेज इंस्टॉल कर रहे हो या कुछ भी प्रोसेस रन कर रहे हो और उसको स्टॉप करना है तो आपको यहाँ पे Ctrl+Ctrl, हम लोग कंट्रोल भी बोलते हैं Ctrl भी बोलते हैं, वो दबाना है और कीबोर्ड पे C प्रेस करना है। तो वो जो है वो प्रोसेस बंद हो जाएगी, कम्प्लीटली स्टॉप हो जाएगी गाइस। कोई भी प्रोसेस को जो है वो अपडेट कर रहे हो या पैकेज इंस्टॉल कर रहे हो या कोई स्क्रिप्ट रन कर रहे हो या कुछ भी रन कर रहे हो तो ये चीज़ Ctrl+C आप यूज़ कर सकते हो स्टॉप करने को वो चीज़ को। अभी हम लोग नेटवर्क्स के साइड पे थोड़ा ज़्यादा जोर देते हैं। अगर किसी को ज़्यादा नेटवर्क का मालूम रहेगा तो यहाँ पे जो हम लोग ओपन सॉकेट्स भी देख सकते हैं। जैसे नेट सेट करेंगे तो हम लोग यहाँ पे ओपन सॉकेट्स दिख जाएगा, हम लोग के जितने भी ऑपरेटिंग ये चीज़ मेटानोक्स के अंदर या नेटवर्क के अंदर ओपन सॉकेट्स रहेंगे तो वो यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे अगर आपको मालूम रहेगा ओपन सॉकेट्स तो अच्छी बात है, ओपन पोर्ट्स, ओपन सॉकेट्स एक्सेट्रा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही आसानी से। नेट सेट में फिर से क्लियर करके आपको कमांड दिखा देता हूँ, NETSATIT नेट सेट और एंटर। तो यहाँ से आप सॉकेट देख सकते हो। अभी ये तो चीज़ थी कुछ छोटी मोटी चीज़ें, आप फ्रेश हो जाओ। सो गाइस आज का वीडियो सिर्फ इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे और इसका सेकंड पार्ट जो यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। इतना प्रैक्टिस कर लोगे तो भी आपको बहुत कुछ मालूम पड़ जाएगा गाइस। और होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, एम कर देगा इस 1000 लाइक्स का, इतना तो कर ही देना।